नमस्कार दोस्तों, रॉयल ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के मृदा संसाधन के बारे में और इसके प्रकार, इसमें पाए जाने वाले तत्व, इसका निर्माण कैसे होता है, यह हमारे लिए कितना उपयोगी है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप बने रहें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मृदा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मृदा कहते किसको हैं। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जिसमें उर्वर शक्ति पाई जाती है, जो पेड़ पौधों के उगने के लिए आवश्यक होती है। इसे को ही हम लोग मृदा कहते हैं। इसका निर्माण चट्टानों के टूटने या फूटने या उनमें होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, अब यहाँ जानना है कि ह्यूमस क्या है। ह्यूमस मृदा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन या सड़ने गलने के उपरांत जो अंतिम पदार्थ प्राप्त होता है उसे ह्यूमस कहा जाता है। यह मृदा की उर्वरता को बनाए रखता है। इसका रंग गाढ़ा भूरा या काला या चिपचिपा हो सकता है। आई होप कि आपको ह्यूमस क्या है समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मृदा की अम्लता और क्षारता के माप हम लोग पीएच मान के द्वारा निर्धारित करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जिस मृदा में का पीएच मान 6 से 8 के बीच होता है वह मृदा अच्छी मानी जाती है। और मृदा के में जब अम्लता बढ़ जाती है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग उसमें चूना पत्थर या जिप्सम का उपयोग करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं, वह है मृदा परिच्छेदिका। दोस्तों, किसी मृदा की सतह से लेकर उसके मूल चट्टान तक के मृदा को अलग अलग स्तरों में ऊर्ध्वाधर खंड में मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। मृदा के अलग अलग खंड को मृदा संस्तर कहते हैं और इसे हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं। क संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है जहाँ पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्व, जैव पदार्थ और खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल के संयोग होता है। दोस्तों, इसके इस भाग को टॉप सोइल कहा जाता है। दूसरा जो है हमारा ख स्तर, इसमें खनिज पदार्थ होते हैं। यह जो है कि क और ग के बीच में एक संक्रमण के रूप में कार्य करता है। इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं तथापि खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। तीसरा परत ग संस्तर, इसकी रचना ढीले जनक सामग्री से होता है। यह परत मृदा निर्माण प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की 2 परतें इसमें से ही बनती है। परतों की इस अवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इन तीनों संस्तरों के नीचे एक चट्टान होता है जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है। आई होप कि आपको मृदा परिच्छेदिका क्लियर हो गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं मृदा वर्गीकरण। दोस्तों, भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों में काफ़ी विभिन्नता है। इसी के आधार पर इसमें वर्गीकरण करना काफ़ी जो है कि मुश्किल होता है। इसी के संदर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, जिसको हम लोग ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, के द्वारा भारत की मिट्टियों को प्रमुख रूप से 8 वर्गों में बांटा गया है। ये मिट्टियाँ हैं
निम्न प्रकार से। कौन कौन है? पहला देखिए तो जलोढ़ मृदा, दूसरी है काली मिट्टी, तीसरा है हमारा लाल और पीली मिट्टी, चौथा है लेटराइट मिट्टी, उसके बाद मरुस्थलीय मृदा, छठा हमारा पर्वतीय या वनीय मिट्टी, सातवां है लवणीय मिट्टी और आठवां हमारा पीट या दलदली मिट्टी है। अब हम इन्हीं मिट्टियों का विस्तृत चर्चा करेंगे और इनका किन क्षेत्रों में विस्तार है और इसका क्या महत्व है को जानेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों सेशन को एक बार लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। पहला है हमारा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टियाँ उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने बहाकर निक्षेपित किया है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई यह मृदा गुजरात के मैदानों में फैली मिलती है। प्रायद्वीपीय प्रदेशों में पूर्वी तट की नदी घाटियों में ये पाई जाती है। जलोढ़ मृदा का गठन में बालुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति पाई जाती है। सामान्यतः इसमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया कि भारत की सबसे जो है कि बड़ी क्षेत्रफल में जो फैली हुई मिट्टी है वह हमारा क्या है? जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों ऊपरी गंगा के मैदान और मध्यवर्ती गंगा के मैदान में इसे खादर और बांगर के नाम से जाना जाता है। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क मृदा है जो महीन कण होने के कारण मृदा की उर्वरता को बढ़ा देता है, जबकि बांगर पुराना जलोढ़क मृदा है जिसका जमाव बाढ़ पीड़ित मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियमी संग्रंथन पाए जाते हैं, अर्थात इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। यह निम्न गंगा तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक दुमट और मृण्मय हैं, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर इसमें बालू की मात्रा घटती जाती है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाले समय अवधि पर निर्भर करता है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। इसका विस्तार मुख्य रूप से भारत का मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है और इसके अन्य क्षेत्र पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान है। कुल्लू कांगड़ा की घाटी का क्षेत्र जो है और दून घाटी का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी को निम्न 3 भागों में बांटा जाता है। लाल मृदा जलोढ़। यह जलोढ़ आर्कियन चट्टानों की विशेषता है जो मुख्य रूप से कावेरी और वेगई घाटियों में पाई जाती है। दूसरा है काली मृदा जलोढ़, मुख्यतः वर्धा, वेनगंगा, नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। तीसरा है लेटराइट जलोढ़, मुख्यतः केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। रेह, कल्लर और वेट जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है। जलोढ़ मृदा अक्षेत्रीय मिट्टी का उदाहरण है। विश्व स्तर पर इस मिट्टी को इनसेप्टी सोल के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है हमारा काली मिट्टी। दोस्तों इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ है। इसका अधिकांश विस्तार महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हुआ है। इस मिट्टी का अन्य विस्तार क्षेत्र मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, गुजरात का काठियावाड़ प्रायद्वीप, छोटा नागपुर का राजमहल पर्वतीय क्षेत्र और तमिलनाडु के क्षेत्र में है। यह मिट्टी कपास के कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यह मिट्टी आमतौर पर काली मृदा
जो है कि मृण्मय और गहरी अपरागम्य होती है। ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, परंतु जब यह सूख जाती है तो सिकुड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इसी कारण इसे दरारों वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें स्वतः जुताई हो गई है, इसीलिए इसे स्वतः जुताई के नाम से भी जाना जाता है। नमी धारण और अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मिट्टी में लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। यही कारण है दोस्तों कि इन मिट्टी में फसलों को, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को, शुष्क ऋतु में भी नमी मिलता रहता है और वे फलती फूलती रहती है। दोस्तों, रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में चूना, लोहा, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच होता है। दोस्तों, एक यहाँ पे और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यह मिट्टी और भी गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों में भी यह पाई जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको काली मृदा का क्षेत्र क्लियर हो गया होगा और इनके विभिन्न नाम को। चलिए अब हम लोग देखते हैं लाल और पीली मृदाएं। दोस्तों, लाल मृदा का विकास दक्कन पठार के पूर्वी तथा दक्षिण भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां पर वर्षा की मात्रा कम है, जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिम घाट के गिरिपदीय क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल जो है कि दोमट मिट्टी पाई जाती है। पीली और लाल मिट्टियाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिण भाग में पाई जाती है। इस मृदा का रंग जो है कि लाल, रवेदार तथा कैंतरी चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। जब यह जल योजित हो जाती है तो यह पीला दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब है इसमें जब जल मिल जाता है तो पीला दिखाई पड़ती। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं और इसके विपरीत मोटे कणों वाली और उच्च भूमियों की मृदाएं अनुर्वर होती है। इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है तथा स्वभाव से यह अम्लीय होती है। इस मृदा में मुख्यतः मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, तंबाकू एवं गेहूं की कृषि की जाती है। यूएसडी सिस्टम के अनुसार इस मृदा का अल्फी शोल के अंतर्गत रखा गया है। चौथी प्रमुख मिट्टी है लेटराइट। लेटराइट एक लैटिन शब्द है जो लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित। ये कहाँ होती है? तो जहाँ पे उच्च तापमान हो और भारी वर्षा होता हो। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निच्छालन का परिणाम है, मतलब कि तीव्र अपर्दन के कारण से यह जो है कि प्रभावित होती है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका का अपर्दन हो जाता है और तथा लोहा के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक इसमें शेष बचे रह जाते हैं। दोस्तों, उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण यह उपजाऊ नहीं होता है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है तथा लोहा ऑक्साइड और पोटेशियम की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। फसलों के उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। दोस्तों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लेटराइट मृदा अधिक उपयुक्त है। आपको यह जानना भी आवश्यक है कि मकान बनाने के लिए
लेटराइट मृदाओं का प्रयोग ईंट बनाने के रूप में किया जाता है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लेटराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली मिट्टी है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। दोस्तों, इस मिट्टी का विस्तार 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। यह वास्तव में बलुई मिट्टी है जिसमें कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस का अभाव होता है तथा यह फसलों के लिए अनुपजाऊ होती है। यह मृदा क्षारीय गुण वाली मृदा है तथा इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा एवं रागी का उत्पादन किया जाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से आप अरावली पर्वत के पश्चिम क्षेत्र में देख सकते हैं। यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी है। लवणीय मिट्टी एवं क्षारीय मिट्टी। दोस्तों, लवणीय मृदा का विकास शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। ये मृदा संरचना की दृष्टि से बालुई से लेकर दोमट तक हो सकती है। चूँकि इसमें लवणों की अधिकता होती है, अतः इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिकता तथा नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या अधिक होता है? सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, जबकि नाइट्रोजन और चूने की मात्रा कम होती है। इन मिट्टियों का अधिकतर विस्तार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है। कक्ष के रन में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण आते हैं और एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। डेल्टाई प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाओं का विकास को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, अत्यधिक सिंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी मुख्य रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदा में भी लवणीय मृदा की विकसित होती जा रही है। शुष्क जलवायु दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा दे रही है। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ रहा है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा होता जा रहा है। इस प्रकार के क्षेत्रों में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए लोगों को जिप्सम और चूना डालने की सलाह दी जाती है। तो आपको लवणीय मृदा की समस्या भी समझ में आ गई होगी और इस क्षेत्र में विकसित हुई है, कहाँ पाई जाती है, यह भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीटमय या जैविक मृदा। ये मृदा डेल्टाई भारत की विशेषता है। दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा होने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। जब दलदलीय क्षेत्रों में जैविक पदार्थ, जीव जंतु के अवशेष जमा हो जाते हैं तो इस प्रकार के मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी सामान्यतः काली, भारी एवं अति अम्लीय होती है। ऐसे मिट्टी वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति का विकास होता है। ये जो दलदली मिट्टी है या पीटमय मिट्टी में मैंग्रोव वनस्पति का विकास होता है। यहाँ सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इसी के कारण सुंदर वन को हम लोग सुंदरी वन के नाम से ही जानते हैं। यह मिट्टी केरल के एलेपी जिला, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में तथा सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगला जो हमारा मिट्टी है उसको हम लोग कहते हैं पर्वतीय या वनीय मिट्टी। पर्वतीय ढलानों पर विकसित होने वाले मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी नवीन और अविकसित मृदा के अंतर्गत आती है। इसको यूएसडी सिस्टम में एंटीसोल वर्ग के अंतर्गत रखा गया है।
इस मिट्टी में जीवाश्म की अत्यधिकता होती है, परंतु जीवाश्मों का अपघटन नहीं हो पाता है। देखिए दोस्तों, यह मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। पेड़ पौधे के जो पत्ते गिर जाते हैं उससे जीवाश्म तो अधिक होता है, परंतु उसका अपघटन नहीं हो पाता, जीव जंतु उसको नहीं खा पाते हैं। फलस्वरूप ह्यूमस जो है कि ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है एवं यह मिट्टी अम्लीय हो जाता है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी होती है तथा यह मिट्टी सामान्यतः कम उपजाऊ होती है। पहाड़ी ढालों पर विकसित होने के कारण यह मृदा बागवानी कृषि जैसे चाय, कहवा, मसाला एवं फलों की कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। यही कारण है कि हम लोग देखते हैं चाय की कृषि जो है कि दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं। इसका विस्तार कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से हुआ है, जबकि पश्चिमी घाट में भी हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको भारत के मिट्टियों के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।